हाँ, मेल आईडी रखिए आप मेरा J डॉट एमपीपीएससी 2012 और एमपीपीएससी 2013 में मेरा लगातार 2 बार डिप्यूटी एसपी पद पर सिलेक्शन हुआ। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 में मैंने 156वीं रैंक हासिल कर आईपीएस पर सिलेक्शन लिया। मेरा नाम है ज्येष्ठा मैत्री। मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकती हूँ कि कैसे आप जॉब के साथ भी एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। पुलिस अकेडमी के ट्रेनिंग के दौरान और फिर मुरैना पर डीएसपी पदस्थ रहते हुए मैंने ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स डेवलप करी हैं जिसमें आप कम समय पर इफेक्टिव स्टडीज कर सकते हैं। माय नेम इज ज्येष्ठा मैत्री। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी कहानी रखने का मौका दिया। हम लोग सुबह 4 बजे उठते थे, सुबह कह लीजिए या रात कह लीजिए। फिर 7:30 बजे और 4:30 बजे से हमारा फॉल इन होता था। उसके बाद एक रनिंग का मॉड्यूल होता है, अनआर्म्ड कॉम्बैट, वेपन्स ट्रेनिंग, ड्रिल परेड, जो कि काफ़ी एम्फेसाइज की जाती है पुलिस ट्रेनिंग में। उस करीब 8:30 बजे तक, सुबह 8:30 बजे तक हमारा वो मॉड्यूल रहता था। 8:30 से 9 बजे तक हमें समय मिलता था अपने आप को इंडोर क्लासेस के लिए, जैसे यूनिफॉर्म को पहनना, ब्रेकफास्ट करना। तो इस तरीके की जो मॉर्निंग जो हमारा रूटीन रहता है वो करती थी। और 9 बजे से 2 बजे तक फिर मेरी इंडोर क्लासेस रहती थी। 2 से 3 लंच, और 3 बजे से 8 बजे तक फिर जो हमारा कंपलसरी स्पोर्ट्स, ड्रिल, परेड रहता है। तो इस तरीके से मान लीजिए सुबह 4 बजे से रात को 8 बजे तक मेरा एक टाइट मॉड्यूल रहता था पुलिस ट्रेनिंग में होता था। फिर 8 से 9 हम लोग डिनर करते थे। आपको मैं बताऊं कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कैफीन, मैं चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। बट उस दौरान आप समझिए मैंने 4-4 कप कॉफ़ियाँ पी हैं, क्योंकि मैं इतनी थक जाती थी वो इतना इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग के बाद। तो कॉफ़ी पीती थी, मुझे याद है मैं रूम में जाती थी, अपना यूनिफॉर्म चेंज करती थी, कॉफ़ी पीती थी, और मतलब आंखें एकदम लाल होती थी, उसमें पानी वगैरह डाल के फिर मैं अपना प्रीलिम्स का नोट्स या फिर जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह जो हम सॉल्व करते थे वो उठा के पढ़ना स्टार्ट करती थी। अब आप देखिए रात को क्या होता था, जो भी वो 2 या 3 घंटे होते हैं, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जब आपके पास कम टाइम होता है तो शायद आप अपना अपना फुल देते हैं। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो आप अपना डेली रूटीन फिक्स करें। आप बहुत बड़े टारगेट्स ना बनाएं, वीकली, मंथली, इस तरीके के। पहले अगर आपने कोटेशन सुनी होगी कि यू टेल मी अ पर्सन डेली स्केड्यूल एंड आई विल टेल यू द काइंड ऑफ पर्सन ही इज। तो अपना डेली स्केड्यूल फिक्स करें, आप एक टाइमर के साथ पढ़ें और एक मॉनिटरेबल टारगेट्स रखें। तो मुझे रात को 2 घंटा मिलता था, मैं उसमें भी टेस्ट लगाती थी, क्लास भी कई बार बंक करती थी, उसमें भी टेस्ट लगाती थी। प्रीलिम्स मुझे याद है उस वक्त 18 जून को था, तो मैंने 10 जून से अपनी अकेडमी से मैं भाग गई थी, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू टेक लीव, देयर इज नो सिस्टम ऑफ लीव इन पुलिस ट्रेनिंग। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे भी काफ़ी नोटिस आए थे, हालांकि दे आपको वो भगोड़ा घोषित कर देते हैं, तो उस तरीके की नोटिस मेरे पास आए। बट आई थिंक इफ़ यू आर, जब आपको एक ही चीज़ दिखती है तो आपके लिए सब चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती हैं। हर तरीके की सोशल मीडिया से दूर रही हूँ, क्योंकि उस दौरान मेरे दोस्तों की जो लाइफ थी वो बिल्कुल आगे बढ़ती जा रही थी। मोस्ट ऑफ देम वर सेटल्ड इन यूएस, और सभी का बहुत अच्छा पेइंग जॉब था। दे यूज्ड टू पार्टी एट वीकेंड्स जी। तो और यहाँ पर हम हैं जो अपने 4 दीवारी में अपनी 4 किताबों के साथ, सॉरी 40 किताबों के साथ लगे हुए हैं एक ऐसी गोल की तरफ। मैंने एक और आदत डेवलप कर ली थी कि जैसे ही मुझे न्यूज़पेपर में कोई जगह दिखती थी, जैसे मान लीजिए उस वक्त पनामा पेपर्स की बात चली थी, तो पनामा अगर मैंने एनकाउंटर किया तो उसी वक्त फोन उठाना है और गूगल मैप से गूगल कर पनामा कहाँ है। तो आई थिंक वहीं की वहीं चीज़ों को उठाना, वहीं की वहीं चीज़ों को कवर करना। तो इस तरीके से 10-10 मिनट चुरा कर, 15 मिनट चुरा कर मैंने पढ़ाई करी है। तो प्लीज़ आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत स्ट्रक्चर्ड रखें, टू द पॉइंट रखें, और हैपहज़र्ड मत करें, क्योंकि आप जितना उसको फैलाते जाएंगे तो ये आपकी पंचवर्षीय योजना बन जाएगी। और आप प्लीज़ इसको ऐसा मत करिएगा। समय की कमी सबको रही है, तो मैं तो काफ़ी मेजर डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत सीवियर डिप्रेशन में आ गई थी इसको क्वालिफाई करते करते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आई डोंट वांट टू लाइक लीव दिस प्रिपरेशन। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि आई डोंट फील इनसिक्योर कि एम आई गुड इनफ। शायद ये एम आई गुड इनफ वाला फैक्टर ही था विच इवन डिलेड इट फॉर मी। मैं स्टेट पीएससी में इसलिए आ गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, यूपीएससी तो मेरे बस की बात नहीं है, मतलब आउट ऑफ माई लीग है ये। तो ऐसा आपको कोई एस्पिरेंट नहीं मिलेगा जो 100% कॉन्फिडेंट बोले कि मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा डेफिनेटली ये रैंक आएगा। इम्पॉसिबल। मुझे मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मैं फाउंडेशन कोर्स करके आई, एट द एंड ऑफ द डे हम यही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान प्रीलिम्स निकल जाए, हे भगवान मेंस निकल जाए, और फाइनल जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है तो ऑल वी प्रे कि बस नाम आ जाए।
रैंक की तो हम सोचते ही नहीं है। आप अपना इटिनरी इतना फुल रखें रोज का कि शाम तक आपको थक जाना है और सो जाना है। आई थिंक प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी आंख नाक कितनी खुली हुई है वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब अगर आप अपने ब्रेन को ऑर्गेनिक नहीं रखेंगे तो आप कितना भी पढ़ लें, उस 3 घंटे में वो ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपने कुछ नहीं सुने होंगे। तो आपको अगर उनको अटेंड करना है तो आपको अपने ब्रेन को भी बहुत ऑर्गेनिक रखना पड़ेगा। वो तभी जब आप खुले दिमाग से और शांत मन से पढ़ाई करें। अभी तो आप जब तक पढ़ रहे हैं आप बस ये सोचिए कि मुझे फाइनल लिस्ट में नाम लाना है अपना, टॉप 100 में, टॉप 200 में। इसको अपना एक मेजर मोटिवेशन बना के चलिए। और देखिए, ऑनेस्टी और अपराइटनेस की एक अलग चार्म है, क्योंकि कोई जब आपको कोई खरीद नहीं सकता ना तो वो आपसे डरता है। ये आप बाद में समझेंगे, मतलब कि काफी बाद की बातें हैं कि जो लास्ट तक रुका रहा बस उसका हो जाएगा। अब वो लास्ट किसी के लिए 1.5 साल हो सकता है, किसी के लिए 2.5 साल, किसी के लिए 3.5 साल। मेंटल हेल्थ के लिए आई थिंक आपको थोड़ा सा अपना रूटीन सेट करना चाहिए। मैं पर्सनली बोलूँगी तो आपको टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू इनकलकेट सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये तो साइंस भी कहता है कि अगर आप थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो आपको एक फील गुड हार्मोन्स आपके अंदर आते हैं और आपका मूड स्टेबल रहता है। तो आप सुबह वॉक पे जाएं, रनिंग पे जाएं। मतलब मैं पर्सनली आई लव टू रन, तो मैं दौड़ने जाती हूँ। थोड़ा बहुत दौड़िए, थोड़ा बहुत योगा करें। ट्रस्ट में अगर आपका रोज का स्केड्यूल अच्छा है ना तो आपका मोटिवेशन लेवल अपने आप बहुत अच्छा बना रहेगा। वीकेंड पे आप यू कैन टेक अ डे ऑफ। मैं तो मूवीज भी बहुत देखना पसंद करती हूँ, मूवीज भी देखती हूँ, नेटफ्लिक्स पे नार्कोस भी देखती हूँ। तो 24 घंटे हैं आपके पास, अगर आप 10 घंटे सोते हैं तो फिर भी आपके पास 14 घंटे बच रहे हैं। तो आप कुछ ना कुछ इवेंटफुल रखें, लेकिन आपका डेली टारगेट अच्छा होना चाहिए, सेट होना चाहिए, मॉनिटरेबल होना चाहिए, आपको अचीव करना चाहिए, और उसके अचीव ना होने पे आपको बुरा भी लगना चाहिए। आई थिंक आप में से सभी को नॉट लेस देन 7 to 8 आवर्स देना चाहिए। अब टाइम हैज कम। अगर आप अब डिले करेंगे तो फिर वही डाइसी आप भी वो लटक जाएंगे कि प्रीलिम्स में हो गया नहीं होगा, और प्रीलिम्स से आउट तो आपकी पूरी 1 साल की मेहनत भी साइड में गई और अगला 1.5 साल भी गया। बस आपको हार नहीं माननी है। इन एनी केस इनसिक्योरिटीज आएंगी, डिप्रेशन भी आएगा, बुरा भी लगेगा, रोना भी आएगा, यू विल इवन फील लाइक गिविंग अप ईच डे। लेकिन अगर आपके पास वो टारगेट है रोज का कि नहीं मुझे तो टेस्ट लगाना ही है, मुझे तो ये लगाना ही है, तो आई थिंक दैट विल ऑलवेज पुश यू। बस गिव अप नहीं करना है। ये होता है, सबके साथ होता है, नॉट फॉर द सिविल सर्विसेज, सबके साथ आपको ऐसा लगता रहेगा। आई थिंक नेवर गिव अप एटीट्यूड है। कितनी भी मुश्किल हो, अगर आपके आंखों में आंसू भी हैं तो भी आपको पढ़ना है, बस एज सिंपल एज दैट। आपको बुरा लगे, आप 1-2 घंटे कहीं जाइए, घूम आए, खाए आए, लेकिन देन यू शुड बी गेटिंग बैक टू वर्क। क्या होता है, हम पढ़ते नहीं हैं, फिर हमें गिल्ट होता है, फिर उस गिल्ट कॉन्शियस से आगे बढ़ने के लिए हम फिर कुछ ऐसा करते हैं और टाइम वेस्ट होता है। तो वो साइकिल ऑफ गिल्ट जो होता है वो खत्म नहीं होता है। तो उस साइकिल ऑफ गिल्ट को तोड़ने के लिए बस यही है कि जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स, जस्ट पिकअप अ थिंग। आपको बहुत बुरा लग रहा है, अभी आपको लग रहा है कि मैम ने मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, जस्ट इन केस, तो आप जाइए, टेस्ट उठाइए और टेस्ट दीजिए। या फिर आप विजन आईएएस का जो भी कि मैं आज 20 पेजेस याद करूंगी या 25 पेजेस याद करूंगी, वो करिए, तो आपको अपने आप एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। दैट इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल। ट्रस्ट मी, देयर इज नो वे आउट। मतलब मुझे नहीं लगता मैं कभी बैंक का एग्जाम निकाल सकती। मैंने इस पूरी एग्जाम को लेवल 10 लेयर्स में मैं इसको डिवाइड करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि 2020 वाला अटेम्प्ट कौन कौन दे रहा है? ओके, सभी लोग दे रहे हैं ऑलमोस्ट, थोड़े से लोगों को हटा के। और प्रीलिम्स का सिलेबस किसको याद है, मतलब रटा हुआ है? मेंस का सिलेबस बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको सीरियस एस्पिरेंट नहीं मानूंगी अगर आपकी ये एक्सरसाइज शुरू नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। दोस्तों, जो हम यहाँ पे पढ़ाई की बात करते हैं, स्टडीज की बात करते हैं, वो तो अपने आप में एक बड़ा वेक टर्म है। पढ़ रहे हैं, अरे भाई क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पूछा जाएगा, एग्जाम में कैसे लगा के आओगे? यू शुड ऑलवेज बिगिन विद एन एंड इन माइंड। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैं आपसे बात करी थी कि मैं इसको लेयर्स में देखती हूँ फिर एग्जामिनेशन को। तो अभी चूंकि आप लोगों को सिलेबस याद नहीं है, अच्छा आप लोगों में से कितनों ने पिछले 10 साल के, चलिए पिछले 10 साल के नहीं, जब से 2013 से मेंस का चेंज हुआ है सिलेबस मेंस का, आप लोगों को कितनों के क्वेश्चंस पता हैं वो या याद हैं? मतलब अगर वो क्वेश्चन दिखेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं 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 पूछा गया एग्जामिनेशन में।
दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम नहीं लिख रहे हैं। अनदर थिंग, तभी आप देखिए इतने कम समय में और इतने हॉरिफाइंग सिचुएशंस में मैंने एग्जाम निकाला, क्योंकि जब भी मेरे सामने कोई चीज़ होती है, अगर आप भी मुझे अगर आप अभी इस वक्त मुझे कोई आर्टिकल देंगे द हिंदू का, तो मुझे पता है कि ये इस पेपर में इस सब हेडिंग में पूछा जाएगा, तो मैं जब अपने नोट्स भी बनाऊंगी तो उसको उसी तरीके से अलाइन करूंगी। आप समझ रहे हैं? अनदर पॉइंट ये, तो अभी मुझे लगता है कि अभी हम लोग लेवल 0, 1 और 2 वाले प्रिपरेशन फेज में हैं, जहाँ पे हमने पिछले साल के अभी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं किया है, और एनालाइज से ज़्यादा आपको रटे हुए होना चाहिए वो। देखिए यू हैव बहुत सारा मगअप करना पड़ेगा आपको। आप देखते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं, यू हैव टू वॉमिट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस पेपर एंड विद इन 7 मिनट्स और 6 मिनट्स। तो दोस्तों अगर वो इफ इट इज़ नॉट ऑन द टिप ऑफ योर टंग, आप लिख के कैसे आएंगे उसे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारा रखना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले होता है स्टॉक। जब ये हमारी ओवर हो जाएगी, आप लोग प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस याद करेंगे। उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, सबसे पहले आपको वो रटना है। अनदर चीज जो आपका अगला काम होगा आज की टॉक के बाद, कि आप प्रीलिम्स के भी जो 2013, 2012, 2010 मान लीजिए, तो 2010 मान लेते हैं हम, 8 साल हो जाते हैं, उसके क्वेश्चंस भी आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए। ठीक है? आप मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चन, ये आपका जब आप ये कर लेंगे तब मैं आपको लेवल 2 का एस्पिरेंट मानूंगी, वरना मैं आपको एस्पिरेंट ही नहीं मान रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। होल एक्सरसाइज इज फ्यूटाइल। एक पॉइंट ये। अब हम आ जाते हैं, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप आ जाओगे लेवल 3, 4, 5। इसमें आप फटाफट अपनी बेसिक जैसे एनसीईआरटीज जो हो गई हैं, उसको आपको विद इन 1 मंथ कंप्लीट करना है, क्योंकि एनसीईआरटीज तो हमारा, मैं आपको बोलूंगी कि बिल्कुल एक फाउंडेशन है, लेकिन फाउंडेशन ही नहीं क्लियर होगा तो आपके ऊपर का सब बिल्ड नहीं होगा। तो अनादर आपको 20 दिन में, 25 दिन में, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी पहले की प्रिपरेशन कैसी है। आप एक बार एक लेयर में उसको एक बार करसरी कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद आप, मुझे लगता है, नोट्स बनाने की हैसियत में आएंगे, क्योंकि आपको कुछ क्लियर ही नहीं है, आप नोट्स भी बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं। और एक और नोट टेकिंग के, जब हम नोट टेकिंग की बात करेंगे, तो नोट टेकिंग आइडियली शुड बी 10% ऑफ द होल कॉन्टेंट। अगर आप 100 वर्ड का आर्टिकल पढ़ें तो 10 वर्ड से ज़्यादा का आपका नोट मेकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा भी हो रहा है तो इवेंचुअली आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको प्रीलिम्स में टिक लगा के आना है, एक, उसके बाद उसको आपको मेंस में रिप्रोड्यूस करके आना है, 2, और उसी फैक्ट्स डेटा को बार बार क्रंच करके वो इंटरव्यू में पूछेंगे तो वो लिख के आना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगले 1.5-2 साल तक ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठी रहेगी। तो इसलिए आपको जो नोट टेकिंग भी करेंगे बहुत स्ट्रक्चर्ड करेंगे, सिलेबस आप याद करेंगे, क्वेश्चंस पेपर याद करेंगे, एनसीईआरटीज अगले 20 या 25 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब ये सब होने के बाद आप मान लीजिए अब आप आ गए हैं लेवल 4 और 5 पे। अब हमारी जो बेसिक रेफरेंस बुक्स है, मान लीजिए लक्ष्मीकांत है तो अब लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम है, फ्रीडम स्ट्रगल है, जो भी आपको पता है लिस्ट जो होती है, अब आप उसको स्टार्ट करेंगे। बताऊँ मेंस से पहले तो आपका पूरा सिलेबस शुड बी कंप्रेस्ड इन नॉट मोर देन 100 पेजेस, क्योंकि आप रिवाइज कैसे करोगे? मान लीजिए आपको पता है आपका कल पेपर है और आपको रेफर करना है, तो आप थोड़ा सा ही तो कुछ देख के जा पाओगे ना, पूरी बुक उठा के तो नहीं रेफर करोगे। तो सब कुछ कंडेंस हो जाना चाहिए आपका। और मैंने आपको बताया कि नोट टेकिंग बिफोर मेंस आपकी 100 पेजेस से भी कम की हो जाना चाहिए। आप उसको कम से कम 3 बार रिवाइज करके जाएंगे। समझ रहे हैं आप? नहीं तो कोई भी भगवान, मतलब नो ताकत इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेंगी चीजें, आप क्रंच नहीं कर पाओगे। अ लॉट ऑफ मगिंग इज रिक्वायर्ड, और वो आपको वॉमिट करके आना है। मतलब दिस इज द स्टार्क रियलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ठीक है? तो एनालिसिस के बाद रटने वाली चीजें आ जाती हैं बहुत सारी। ठीक है? अब आप जब मान लीजिए आपने ये वाला लेवल कंप्लीट कर लिया है, अब आप द हिंदू के नोट्स ले रहे हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि आइडियल काइंड ऑफ नोट्स क्या होते हैं द हिंदू के, जैसे हम बात करते हैं। तो आइडियल नोट्स ये होते हैं द हिंदू के कि मुझे, अगर मान लीजिए सुहासिनी हैदर है ना, एडिटोरियल लिखती हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन से बात करती हैं, तो जब मैं अपने फुल एस्पिरेंट मोड में थी, मतलब व्हेन आई रियली क्रैक्ड कि हाँ इस एग्जाम की नर्व क्या है, तो मुझे मालूम पड़ जाता था कि सुहासिनी हैदर ने अगर इस पे बात करी है तो उन्होंने ये बात करी होगी। मतलब आपको एक राइटर को भी आप एनालाइज करने लगते हैं ना कि इनका ओरिएंटेशन ऐसा है, इनका ओरिएंटेशन ऐसा है, ये लेफ्टिस्ट है या ये कैपिटलिस्ट है या किस तरीके के हैं, आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके का आपको एक एनालिसिस होने लगना चाहिए जब आपकी बेहतरीन, आप इस पूरे मोड में आ जाएंगे, मोमेंटम में आ जाएंगे। एक बात ये,
इतना एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज करना चाहूंगी। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग। ये मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करना चाहूंगी। जब आपको किताबें पता है, आप मुझे पता है, आप मतलब आई एम डेड श्योर कि आप सबको बुक्स मालूम है कि नहीं, लेकिन तब भी हमारे अंदर इतना सारा कंफ्यूजन रहता है। वो इसीलिए क्योंकि हम पूरी साइकिल को भूल जा रहे हैं। तो मैं बार बार आपसे बोलूंगी कि आप रीड, रिवाइज और रिप्रोड्यूस। जब भी आप टॉपिक को उठाएंगे तो ऐसे ही देखना है कि मुझे से रिप्रोड्यूस करके आना है एग्जाम में, ठीक है। तो आज से आप जो भी उठाएंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, यू शुड नो कि ये इस पेपर में ऐसा पूछा जाएगा और मैं इसको ऐसे टैकल करूंगा, ठीक है। एक चीज ये, अच्छा, अनादर जिस पे हम ज्यादा बात नहीं करते वो रहेगा आपका डिस्कशन, कि मैम डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं। देखिए, जब मैं अपनी पुलिस ट्रेनिंग में थी तो मेरे साथ श्री पुनीत गहलोत और श्री आशुतोष श्रीवास्तव आईपीएस हैं वो भी, तो हम तीनों साथ में पढ़ते थे। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ही समय रहता था, हम थके भी रहते थे, तो मैंने मतलब मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आप कोई भी एक टॉपिक अगर मुझे आप दे दो कि 10 पेजेस मैम आप याद करके बताओ, तो मैं नहीं याद कर पाऊंगी। आप मुझे 3 का ग्रुप बना दो कि डिस्कस करो, मैं आराम से डिस्कस कर लूँगी और मैं आपको आराम से रिप्रोड्यूस भी कर दूंगी। लेकिन उसके लिए फिर आप जो भी अपने आपस में जो भी लोगों को चुनेंगे, आई थिंक यू आर वाइज इनफ कि वो भी आपकी तरह कमिटेड होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो अगर आप ऐसे डिस्कशन मोड में भी काफ़ी चीज़ें रख सकते हो, मुझे लगता है ये। और हम लोग तो बाद में प्रीलिम से पहले तो क्विज भी खेलते थे। तो आपको अपना मन से कुछ भी नहीं लिखना है। आप 100% इस बात पे कहीं ना कहीं कोई मिनिस्ट्री बनी होगी, कोई कमीशन बनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही होगी। दिस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ मेंस, ब्रेड एंड बटर ऑफ मेंस। आप अपने मन से नहीं लिख के आओगे। आप कैसे लिख के आओगे? आपको कुछ पता है इन्फ्लेशन के बारे में? आप इकोनॉमिस्ट तो हो नहीं, तो आपको लिख के उन्हीं की बात आनी है। तो यू शुड डेवलप एन आई फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो। तो अगर आपने इन्फ्लेशन का टॉपिक बनाया है तो जो भी आपका डेटा रहेगा, मतलब फैक्चुअल डेटा रहेगा, ट्रेंड रहेगा, वो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उसमें आगे जब आप कमिटी वगैरह की बातें करोगे तो वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शनल के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप अगले, अभी जो भी हमारे पास टाइम है 22 सितंबर से लेके मान लीजिए 15 जनवरी तक, आप अपने ऑप्शनल की एक सिंसियर फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच तो आपके पास समय बचेगा ही नहीं। और प्रीलिम से 3 महीने पहले अगर आप बोलोगे या 2.5 महीने पहले आप बोलोगे कि मैम मैं ऑप्शनल पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो फ्रेंड्स वो भी बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो फिर तो आगे का आपका 1-1.5 साल के लिए डिले हो गया पूरी प्रोसेस। तो आप आज 22 सितंबर से लेकर 15 जनवरी तक अपना ऑप्शनल की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करें और एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लें। आप देखिए कि आपको कितना याद हो रहा है, कितना समझ पा रहे हैं। अनदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, मुझे लगता है टेस्ट सीरीज जो आपको हेल्प करती है वही कि आपको रीअलाइन करती है एग्जाम की ओर, ना कि सिर्फ स्टडिंग की ओर। आप एग्जाम लिख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि देखिए। अच्छा, ऑप्शनल मैंने एक और चीज़ देखी है कि आपका जो ऑप्शनल का जो पेपर 1 होता है, मुझे तो लगता है पूरा स्टैटिक होता है, कुछ भी नया नहीं पूछा जाता है। तो कुल मिला के आपके पास पेपर 1 में ही मुझे लगता है 200-250 से ज़्यादा टॉपिक तो नहीं हो सकते इन ऑल केसेस। तो वो 200-250 क्वेश्चंस तो आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लाइक मैं पूछूं और आपकी ऐसी हालत होनी चाहिए कि आप अभी लिखना शुरू कर दो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सोशियोलॉजी जब प्रिपेयर किया था बिल्कुल ऐसा ही किया था। आप मुझे अभी टॉपिक दोगे, मैं अभी आपको लिख के बता दूंगी आंसर। कोट द बुक ऑल्सो, समझ रहे हैं आप? ये ऑप्शनल का आंसर है, वरना वो जीएस का आंसर है। यही है जो आपको दूसरों से एज दिलाएगा, वरना सभी लोग वही पढ़ रहे हैं। जो आप पढ़ रहे हो, मैं भी वही पढ़ रही हूँ, दूसरे भी वही पढ़ रहे हैं। लेकिन एक एक नंबर, मेरे 1041 मार्क्स हैं फ्रेंड्स। 1041 में 10 रैंकर्स थे, 10 रैंकर्स। मेरी 156 रैंक थी। अगर मेरे 7 नंबर ज़्यादा होते तो मैं अंडर 100 आ जाती। तो एक एक नंबर की फाइट है, एक एक नंबर की फाइट है। और ये एक एक नंबर ऐसे ही बटोरा जाएगा। जो आपने पढ़ा है, जो दूसरे ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आपका ध्यान तभी जाएगा जब आप न्यूज़पेपर उस नज़रिए से पढ़ना स्टार्ट करोगे। अच्छा, अगर आपके पास और अगर आपको अच्छा पढ़ने की आदत है तो मैं आपको सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज बता रही हूँ। आप गूगल पे टॉपिक कर दीजिए, लिख दीजिए वो, और न्यूज़ पे क्लिक कर दीजिए। अपने आप आपके पास 10 या 8 अच्छे अच्छे आर्टिकल्स खुल जाएंगे। तो आप द क्विंट पढ़ लीजिए, द वायर पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस आ जाएगा, हिंदू आ जाएगा। फिर एक मुझे डाउन टू अर्थ बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है एनवायरनमेंट का अगर आपको अच्छे से लिख के आना है, ऐसे भी और आंसर भी, आप तो 5-10 एडिशन बस डाउन टू अर्थ के पढ़ लीजिए। इतनी अच्छी बात करते हैं, इतनी अच्छी पत्रकारिता है। इट्स वेरी गुड जर्नल आप आदत डालें उस पढ़ने की। तो आप न्यूज़ से पढ़ लीजिए उस टॉपिक के बारे में और अपने नोट्स बनाइए और वो आप आंसर में रिपीट करके आइए। ये है बस। मान लीजिए पूरे दिन में 6 घंटे आप क्लासेस में बिता रहे हैं, सब कुछ मिला के,
तो अगले अगर आप जो 6 घंटे पढ़ेंगे ना, तो उसमें 2-2.5 घंटे आप प्रीलिम्स के लिए देखिए, 2-2.5 घंटे आप प्लीज अपना ऑप्शनल कंप्लीट करिए, उसकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करें, और अगले 2 जो घंटे आपके रहेंगे वो आप मेंस का जो भी आपको जो टॉपिक लग रहा है उसको आप क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करके देखते। देखिए गांधी जी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पार लगा देंगे। गांधी जी आपको ऐसे में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं, मैंने इस बार भी देखा, जो 2 पार्ट आते हैं ऐसे में, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पूरा फिलोसॉफिकल आ रहा है, ठीक है, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड बेस्ट फिलोसफर गांधी जी हैं, उन्हीं को आप देखिए, उनकी एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़िए, उसमें से आप बहुत छोटे छोटे एनेक्डोट्स देखते हैं। तो जब आप एथिक्स पेपर में आप लिखते हैं, तो अगर आप वो चीज़ कोट करके आते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है। मान लीजिए कोई भी व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू, ऐसे क्वेश्चन पूछें, अभी तो आया नहीं एथिक्स का पेपर, देखते हैं अभी चल रहा है वो। तो इस तरीके की चीज़ों में आप गांधी जी के एक्सपेरिमेंट्स लिखिए, ठीक है। गांधी जी ने तो बात की, मैं आपको बोलूंगी कि आप एथिक्स के लिए एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़िए, सबसे अच्छी, मुझे वो आपको बहुत सारा फेच करेगी वो। तो आप देख रहे हैं गांधी जी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऐसे में भी हेल्प कर रहे हैं, आपको GS1 में भी हेल्प कर रहे हैं, और आपको एथिक्स में भी हेल्प कर रहे हैं। तो अब आप ये डेवलप करिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाएगा, आप उसको कंप्लीट करके रखिए, आपका पहले से कंप्लीट होना चाहिए ये, मेन से पहले सिर्फ आपको रिवीजन करना है फिर, ठीक है। हाउ इज गांधी रेलेवेंट 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। जहाँ तक रही कॉपी को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया हैंड राइटिंग। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत ऑर्नामेंटल होना चाहिए, डेकोरेटिव होना चाहिए, नहीं, लेकिन लेजिबल होना चाहिए, साफ सुथरी, दूर दूर। अंडरलाइनिंग की आप आदत डालोगे, अभी से मैं चाहूंगी आप जब आंसर लिखना शुरू करोगे तो अंडरलाइनिंग की आदत डालोगे। अच्छा इंट्रोडक्शन 2 लाइन का, और कभी भी आंसर को बिना कंक्लूजन के कंक्लूड नहीं करना है आपको, क्योंकि क्या होता है, आंसर जब आप कोई भी चेक करता है तो जाते जाते मार्क्स कब देता है, जब पूरा वो आंसर पढ़ लेता है, और पूरा आंसर कंक्लूजन पे ही खत्म होता है। तो जाते जाते आपको उसको एक अच्छे नोट पे खत्म करना है। मैंने कई बार देखा, जैसे अभी मैं लोगों के क्वेश्चनों की कॉपी चेक कर रही थी, कि लोग जब अपनी हैंड राइट मतलब लिख रहे होते हैं, राइटिंग स्पीड कर रहे होते हैं प्रैक्टिस, तो वो कंक्लूड करना छोड़ देते हैं। उनको लगता है अरे नहीं, मैटर तो लिख दिया ना, पॉइंट्स तो डाल दिए ना। नहीं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपको हमेशा इंश्योर करना है, कितना भी कम समय हो। बॉडी आपकी कभी भी एक फ्रेम में नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में लिखोगे, अभी से आदत डालो, पॉइंट्स में लिखोगे। उसके बाद अगर ज्योग्राफी का है, डायग्राम डालने की कोशिश करो। अगर पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें आर्टिकल मेंशन होना चाहिए। अगर आपसे याद नहीं हो रहा, आप बैठिए, याद करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, मैम से डिस्कस करिए, सर के साथ डिस्कस करिए। ये कुछ चीजें जिनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपका रिक्विजिट है, आप समझ रहे हैं, प्री रिक्विजिट है एग्जाम के लिए। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैं मूवीज देखती थी, तो मुझे कुछ अच्छा वहां से लगता था, मैं वो लिख देती थी। मुझे सुप्रीम कोर्ट में, अगर मान लीजिए जस्टिस चंद्रचूड़ आप सुनते रहते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ना बेंचेस में काम करता है, 5 जज की बेंच होती है, 7 जज की बेंच होती है। और यूजली जब भी कोई वर्डिक्ट आता है तो एक कोई जज होता है, वो डिसेंटिंग नोट देता है उसपे, मतलब वो अग्री नहीं करता रेस्ट ऑफ द बेंच के साथ। तो एक जस्टिस चंद्रचूड़ है, वो बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, और उनकी मैं काफी लिखती पढ़ती भी हूँ। तो उन्होंने मान लीजिए जस्टिस के ऊपर कोई बात बोली है कि ट्री ऑफ जस्टिस की 3 ब्रांचेस होती हैं, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये आपका खुद का मेहनत है, ये आपकी खुद की अप्रोच है एग्जाम को लेके। मुझे किसी ने नहीं बोला कि जस्टिस चंद्रचूड़ को कोट करो, लेकिन मैंने पढ़ा, मैंने उसके नोट्स बनाए, उसको रिवाइज किया और एग्जाम में लिख के आई। मुझे किसी ने नहीं बोला कि क्रिस्टीन लगार्ड के बारे में हम लिख के आओ, लेकिन मुझे लगा कि यार, उन्होंने बोला था क्रिस्टीन लगार्ड ने, उनसे क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने अगर इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आप लोग ये क्राइसिस पढ़ी होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है वर्ल्ड में, होती है। 2008 में लेहमन क्राइसिस हुई थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्राइसिस हुई थी, पूरा मार्केट गिर गया था। तो उसमें क्रिस्टीन लगार्ड से पूछा था कि ये ऐसा क्या हमें करना चाहिए था कि क्राइसिस नहीं होती। तो उन्होंने बोला था कि अगर इट वर लेहमान सिस्टर्स इंस्टेड ऑफ लेहमान ब्रदर्स, तो ये क्राइसिस नहीं होती। तो आप समझ, उन्होंने कितनी अच्छी बात कह दी कि अगर हम महिलाओं को इतने इंपॉर्टेंट पदों पे आने की अगर हम पहल करेंगे, और क्योंकि हम देखते हैं कि जो लेडीज होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो बहुत बैलेंस्ड होती हैं, मतलब रिस्क टेकिंग उनकी बहुत मॉडरेट होती है, लड़कों की तरह रेकलेस स्पेंडिंग नहीं करती हैं, तो ये नेचर में होता है, ऐसा उनका मानना था क्रिस्टीन मैडम का। तो उन्होंने ऐसा बोला, तो इस तरीके की बात मैं ऐसे में लिख के आई। आप समझ रहे हैं, ये जो अगली जो 20% की प्रिपरेशन है, ये आपकी खुद की प्रिपरेशन है, और ये कोई आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कहीं नहीं मिलेगा, कोई बुक नहीं मिलेगी, कोई न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग, स्ट्रक्चर्ड तरीके से बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन,
पॉइंट्स में लिखना, मैप्स बनाना, अच्छे फ्लो चार्ट बनाना, जहाँ पे आप डायग्रामेटिकली उस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हो, डायग्राम में आप उसको बताने की कोशिश करो। मैप मेकिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। और फिर यस, अनदर 20% में इस तरीके की अगर आपको यूनिक चीज डाल पा रहे हो जो और कोई नहीं डालेगा आपके सिवा, मुझे मालूम है नॉट मोर देन 5% लोग डालेंगे, तो वो आप डालोगे तो निश्चित ही आपका बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। UPSC just demands two things from you. That first, you should be very humble, and second, that you should be very hardworking. तो अगर उन्हें तुम्हारे व्यक्तित्व में वो दो चीजें झलक गई, अगर they can see those two qualities, so they will give you really good marks. तो कहीं ना कहीं अब देखिए, और तो मेरे पास कोई चारा था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलिए इन्हीं बातों को मैं अपने दिल से लगा लेती हूँ। तो मेरे काफी सारे सवालात हॉबीज पे भी आए। मैं एक ही चीज थी जो बड़ी शिद्दत से कर पाती थी उस दौरान, वो थी मूवीज देखना। तो और मुझे ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज देखने का बड़ा शौक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मूवीज मैंने इस परीक्षा के दौरान देखी है, मैंने उससे पहले नहीं देखी और उसके बाद भी नहीं देख पाई हूँ। तो मैंने काफी सारी मूवीज देखी हैं, और वही मेरे ऊपर सवाल आया। मैडम, मेरा बोर्ड था सुजाता मेहता मैडम का बोर्ड, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो मैंने बोला था द शॉशैंक रिडेम्पशन, और लकीली ये उनकी फेवरेट मूवी थी। तो फिर आप देखिए कि अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं, मतलब इस जंक्चर पे बताना चाहूंगी कि आपको सच में कोई ओवरब्लोन बातें करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के दौरान आपने जो भी किया है उसको आप ऑनेस्टली एडमिट करो एंड डू जस्टिस टू इट। जैसे कि अगर मैं मूवी देखी, अगर मैंने क्लेम किया था मैंने मूवीज देखी है, तो मैंने मूवीज देखी थी, तो मुझे फिर कुछ बनना नहीं पड़ा उस पर। तो आई थिंक इंटरव्यू में आपको बड़ा नेचुरल रहना है। तो अगर आप बनते नहीं है तो फिर सवाल नहीं होता कि आप अटक नहीं सकते हैं। शॉशैंक रिडेम्पशन पे बात चली, आप में से जितने लोगों ने शॉशैंक रिडेम्पशन देखी होगी, तो इट इज़ अ मूवी अबाउट प्रिजन। तो प्रिजन रिफॉर्म्स पे फिर हमने काफ़ी चर्चा करी। उस पर मैं प्रिपेयर्ड थी, मैंने आपको बताया कि मैं कमिटीज़ की रिपोर्ट पढ़ के गई थी। फिर हमारी बात चली कैपिटल पनिशमेंट में कि कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश होना चाहिए या कैपिटल पनिशमेंट शुड स्टे, तो उस पर हमारी बात चली। तो चूंकि वो हॉबी जो थी वो फैब्रिकेटेड नहीं थी, वो मेरी खुद की हॉबी थी, और मैंने बड़ी शिद्दत से उस पर रिसर्च करी थी, उस पर प्रिपेयर करके गई थी। तो इट रियली हेल्प मी इन द इंटरव्यू फेज ऑल्सो। आई स्कोर्ड 190 इन इंटरव्यू। अच्छा स्कोर होता है वो। तो मतलब मैंने हॉबी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं हॉबी क्या रखूं, यार ये कैसे पूछ सकते हो। हॉबी तो आपकी ही होना चाहिए, समथिंग यू रियली एंजॉय। तो हॉबी भी मैं चाहूंगी आप एक हॉबी अपनी रखिए फ्रेंड्स, वरना आपके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। कि ऑनेस्टी की तो मतलब बात ही अलग होती है। और वो जो हमारे सामने जो बोर्ड मेंबर्स ही बैठते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, हम जिस नौकरी के लिए तरस रहे हैं ना, वो उस नौकरी को कर चुके हैं। वो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर थी, डिप्लोमेट थी, 30 इयर्स का उनका ग्लोरियस करियर रहा है। उसके बाद में उनको क्या बेवकूफ बनाऊंगी, मैं उन्हें क्यों, उल्लू बना ही नहीं सकती हूँ मैं उन्हें। मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ आप ऐसे किसी को भी, इतने समझदार और इतने एक्सपीरियंस इंसान को, इतने वाइज लोगों को आप नहीं बेवकूफ बना सकते हो। तो आप खुद को भी बेवकूफ मत बनाओ। और मैं उनने मुझसे पूछा भी था कि आप मूवीज के लिए टाइम निकाल पाती थी कि जब आप प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने बोला कि मैम एक वही चीज थी जो मुझे मतलब बनाए रखती थी प्रोसेस में। तो शी रियली अप्रिशिएटेड द ऑनेस्टी। मैं कोई ओवरब्लोन चीजें नहीं बोल रही क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है इसके अलावा एग्जाम के दौरान। तो जस्ट बी दैट। और माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ऑन अ वेरी पर्सनल नोट मैं आपको बोलना चाहूंगी इस पूरी एग्जाम के लिए भी, आप प्लीज इस एग्जाम को फॉर द राइट रीजन ही प्रिपेयर करें। अगर आप इस कमरे में इसलिए बैठे हैं कि आपके मॉम डैड ने आपको बोला है एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, आपको किसी फ्रेंड को दिखाना है, नीली बत्ती, लाल बत्ती, बड़ा बंगलो, गाड़ी, नहीं, दीज आर टू लिटिल अ रीजन। मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं इससे पहले भी नौकरी में रही हूँ, अब भी हूँ। व्हेन आई गेट अप ईच डे, देखिए एक तो रिजल्ट आता है उस दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, उस दिन तो नींद भी नहीं आती है, 1 महीने तक भी वो रहता है थोड़ा बहुत, और छोटे शहर में होते तो सेलिब्रिटी बन जाते वगैरह वगैरह। 1 महीने के बाद एवरीथिंग गोज अवे। तो दीज आर टू लिटिल अ रीजन। गाड़ी, बंगला, इतना हेक्टिक काम रहता है कि आपको ध्यान भी नहीं रहता है गाड़ी बंगले के बारे में। आपकी फैमिली एंजॉय करती है, आपको ध्यान नहीं रहता है। आप भी इसमें मत ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल राइट रीजंस के लिए करिए। और एग्जाम से जब भी आपको घबराहट होना, आप बस ये देखिए कि दिस एग्जाम इज द मीडियम टू रीच दैट हायर पर्पस। दैट वुड बी द ओनली थिंग दैट विल कीप यू मोटिवेटेड, नॉट जस्ट डूइंग द प्रिपरेशन बट पोस्ट दैट। नौकरी में भी आप देखेंगे, वरना आप नौकरी में बहुत जल्दी डिसइल्यूजन हो जाएंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स ऑफ द केस। आपको नौकरी में डिसइल्यूजनमेंट होने लगेगा कि अरे यार मैंने इतनी मेहनत इसके लिए करी थी,
क्योंकि आप राइट रीजंस के लिए नहीं कर रहे हो। गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, खत्म। अब क्या रोज सुबह उठ के थोड़ी ना भगवान को थैंक करोगे, वो मेरे पास तो गाड़ी है, खत्म। द चार्म इज ऑफ। विद इन अ मंथ एवरीथिंग गोज अवे। अब जो आप जो भी सोच के आए थे, जो हायर पर्पज या गोल रख के आए थे, आप उसी को दिमाग में रख के अभी प्रिपेयर करो। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप सच में सच्चे मन से प्रिपेयर करते हो तो somehow things align themselves और आपके साथ अच्छा होता है। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कितने घंटे पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या पढ़ रहे हो उन घंटों में इज मोर इम्पॉर्टेंट। और उनको पढ़ के आपके अंदर क्या चीजें समा रही हैं, आप खुद कैसे, आपका पर्सपेक्टिव, मुझे तो लगता है विथ ईच सक्सेसिव मंथ आपका चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल ओवरऑल होना चाहिए। आज आप जैसे किसी मुद्दे को देखते हो, वो अगले 6 महीने में आपको बिल्कुल अलग तरीके से उसको देखना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर ऐसे आप देखिए, नंबर ऑफ आवर्स माय डियर फ्रेंड्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप फुल टाइम हो तो मुझे लगता है 6 घंटे 7 घंटे इज ओके, क्योंकि इससे ज्यादा वैसे भी मुझे लगता है प्रोडक्टिव तो रह नहीं पाते हो। सिर्फ किताब खोल के बैठे हो, उस एक्सरसाइज उस रिचुअल का कोई सेंस नहीं है। 6 घंटे रखो। आप वर्किंग प्रोफेशनल रोज के 2 घंटे भी बहुत है, लेकिन फिर सैटरडे संडे आप अपने आप को कमरे में बंद कर लो। मेरा बस एज एन एस्पिरेंट मैं आपको बताऊं, मेरा बस एक ही दिमाग में ध्यान रहता था, मुझे अंडर 100-200 रैंक लानी है, बस दैट इज इट। और IAS IPS जो भी एक मेजर होता है वैसा ही मैं लिख के आई थी। बाकी सर्विस भी हमें काफ़ी चीज़ें सिखाती है। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी आप लोग इस तरफ हो, आप सर्विस को बहुत अलग नज़र से देखते हो। मैं इस तरफ हूँ, मैं सर्विस को बहुत अलग नज़र से देखती हूँ। मैं उसको सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट देखती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, बस। और मैं, आप लोग ये भी विश्वास नहीं करेंगे, मतलब नॉट टू साउंड आइडियलिस्टिक, मैंने अपना होम कैडर भी प्रेफर नहीं किया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रैप, ये ट्रैप विच नेवर एंड्स। पहले ट्रैप प्रीलिम्स हो जाए, प्रीलिम्स हो जाए, फिर ट्रैप मेंस हो जाए, फिर इंटरव्यू हो जाए, फिर टॉप रैंक आ जाए, अब होम कैडर मिल जाए, अब पसंद की डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, अब पसंद का बंगलो मिल जाए। उस एसपी के पास 50 गाड़ियां हैं तो मेरे पास ही 50 आ जाए, वो 100 नौकर रखता है तो मैं भी 100 नौकर रख लूं। नेवर एंड्स, नेवर एंड्स माय डियर फ्रेंड्स, नेवर एंड्स। आप एज एन एस्पिरेंट सिर्फ अंडर 100 रैंक लाने की सोचो, दैट इज इट। हाँ, मेल आईडी रखिए आप मेरा, JMAITREI maitri@gmail.com, J.MAITREI@gmail.com। सो आई होप मैंने बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं दिया है। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट ही बात करना आई थी, एज ऑनेस्ट एज आई कैन बी। आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करें। मेरा ईमेल आईडी आपके पास है ही, आप ड्रॉप अ मैसेज, आप अपनी क्वेरीज मुझे एक साथ मेल में लिख दीजिए, देन आई विल रिवर्ट बैक टू यू। अगर आप, हो सकता है 1-2 दिन लगेंगे, बट आई विल गेट बैक टू यू, दैट्स इट।